मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। क्या ईरान ने भारत के टैंकर के लिए जो रास्ता दिया है उसके पीछे की वजह कुछ और है। ईरान भारत को अपना मित्र देश कह रहा है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या भारत ने ईरान के साथ गर्मजोशी दिखाने में थोड़ी देरी कर दी। और ये दोनों ही सवाल ऐसे हैं कि जिसका जवाब तो मिलना चाहिए, जिसका उत्तर मिलना चाहिए। और इसीलिए मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूं जो घटनाक्रम हुआ है ना, उससे आपको समझ में आएगा कि असल स्थिति क्या है। क्योंकि भारत में एक बड़ा वर्ग है जो ये साबित करने में लगा हुआ है कि देखो आखिरकार भारत को ईरान के सामने जाकर कहना पड़ा। जबकि कल ही मैंने आपको कहा था कि सैयद अब्बास अरागची, उनका जो उनकी पोस्ट है उसको आप देखेंगे तो बहुत स्पष्टता से है कि बहुत कोशिश की अमेरिका ने बुली करने की भारत को, लेकिन भारत बुली नहीं हुआ। और अब वो बेगिंग कर रहा है, यानी गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि भाई किसी भी तरह से दुनिया में तेल की कीमतें इसको ठीक करें। अब इसके बीच में एक और खबर आई। ट्रंप ने चीन से, ब्रिटेन से और दूसरे देशों से कहा कि भाई आप भी वहां भेजिए, आप भी अपने वहां अपनी सेना भेजिए, क्योंकि अगर आप सेना नहीं भेजेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो उससे तो आपको भी नुकसान है। अब जरा मैं उसको पढ़ता हूं। वो कह रहे हैं कि दुनिया के बहुत से देश, विशेष करके वो जो ईरान ने जो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा है उसकी वजह से परेशान है, विल बी सेंडिंग वॉरशिप्स इन कंजंक्शन विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू कीप द स्टेट ओपन एंड सेफ। वो कह रहे हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ अपनी वॉरशिप भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने 100% ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब अगर 100% डिस्ट्रॉय कर दिया है तो फिर वो कहां से ये सब कर रहा है। लेकिन इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, इसको जरा समझिए। बट इट्स इजी फॉर देम टू सेंड ए ड्रोन और टू ड्रॉप अ माइन और डिलीवर ए क्लोज रेंज मिसाइल समवेयर अलोंग और इन दिस वाटरवे, नो मैटर हाउ बैडली डिफीटेड दे आर। वो कह रहे हैं भाई फिर भी ड्रोन फेंक सकते हैं, मिसाइल फेंक सकते हैं, माइन लगा सकते हैं, तो वो उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी तो खत्म हमने कर दी। हालांकि 100% ट्रंप है तो थोड़ा बड़बोलापन तो उनके स्वभाव का हिस्सा है। आगे जो वो लिख रहे हैं, होपफुली चाइना, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, द यूके एंड अदर्स दैट आर अफेक्टेड बाय दिस आर्टिफिशियल, कह रहे हैं जो बनावटी मुश्किल है उसकी वजह से जो लोग परेशान हैं, तो चीन है, फ्रांस है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, यूनाइटेड किंगडम है और दूसरे देश, ये सब वहां भेजेंगे। विल सेंड, सीधे सीधे कह रहे हैं, ये सीधे सीधे कह रहे हैं विल सेंड, जैसे उनकी बात हो गई हो। इन द मीन टाइम द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी बॉम्बिंग द हेल आउट ऑफ द शोर लाइन एंड कंटिन्यूअली शूटिंग Iranian boats and ships out of the water. One way or the other, we will soon get the Hormuz Strait open, safe and free. अब जाहिर है अगर ट्रंप ये लिख रहे हैं तो इसको जरा ठीक से गंभीरता से देखना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ट्रंप जो कर रहे हैं उनको पता है कि सीधी लड़ाई वो जीत नहीं सकते हैं। अगर ये जो जल डमरू मध्य है, स्ट्रेट हॉर्मुज, ये पूरी तरह से बंद रहेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो अब वो एक तो ईरान की तबाही कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरा दुनिया के दूसरे देशों को भी समझा रहे हैं कि भाई अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, ये दुनिया के लिए मुश्किल हो जाएगी। ये मतलब इस तरह से वो बता रहे हैं। अब जाहिर है इसको जरा जोड़ कर देखिए। सैयद अब्बास अरागची ने जो कल कहा और उसके बाद जो भारत के लिए जो बयान आए और भारत को जिस तरह से वो इजाजत दी गई कि आप अपने जहाज निकाल सकते हैं, उसको जरा ध्यान से रखना पड़ेगा। अब ये जाहिर है कि उनके विदेश मंत्री लिख रहे हैं कि भाई जो अमेरिका, यूरोप, ये दोनों कह रहे थे कि पहले
रशिया से तेल नहीं खरीदना है भारत के सामने, अब वो गिड़गिड़ा रहे हैं। अब ये स्थिति हो गई है। फिर अरागची आगे भी लिखते हैं कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो वो एक तरह से कहें कि अब दोनों अपनी अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन कर रहे हैं। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि कहानी इसकी कुछ और है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब देखिए सैयद अब्बास अरागची का ताजा जो बयान है 10 घंटे पहले का, टाउटेड यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला हैज प्रूवन टू बी फेल ऑफ होल्स and inviting rather than deterring troubles, US is now begging others, even China, to help it make Hormuz safe. Iran calls on brotherly neighbors to expel foreign aggressors, especially as their only concern is Israel. वो कह रहे हैं चीन तक से अब अमेरिका को मदद मांगनी पड़ गई। तो अब ऐसे अगर देखें तो अमेरिका तो बड़ा कमजोर दिख रहा है, लेकिन क्या अमेरिका इतना कमजोर है क्या? और इसलिए मैं बताना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ये नहीं आप करेंगे तो इसको जरा यूं भी आप समझिए कि आने वाले समय में इसको ठीक से अगर आप समझें तो जिस तरह की स्थिति है उसमें जो मतलब चूंकि अभी पता नहीं लग रहा है कितनी तबाही हुई है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कितनी तबाही हुई है, अमेरिका ने ईरान को कितना तबाह कर दिया है, इसका उनको अनुमान नहीं है। अब जरा सोचिए, इसके बीच में कुछ तो उनको चाहिए ना भाई, कोई तो चाहिए। तो जो भारत ने गर्मजोशी में देर कर दी, ये बिल्कुल फालतू की बात है। 28 फरवरी को ही भारत के विदेश मंत्री ने इजराइल और ईरान के विदेश मंत्री से बात की थी, समाधान की अपील की थी, डायलॉग के जरिए पीस प्रोसेस की। लेकिन इजराइल अमेरिका के हमले की खुलकर निंदा नहीं की। अब भारत की विदेश नीति पर देश के भीतर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। भाई भारत अपनी रणनीति के लिहाज से काम करेगा ना। जो औपचारिक श्रद्धांजलि दी वो तब दी जब जो ईरानियन कॉन्सुलेट इन इंडिया है, एम्बेसी, जब उसने वहां कंडोलेंस बुक खोली तो विदेश सचिव वहां गए, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री। और जो कहा जा रहा है कि भारत कोई वन वे नहीं है, जिस IRIS डेना हिंद महासागर में जिस पनडुब्बी को अमेरिका ने डुबो दिया, जिसको कहा जा रहा है कि भारत के सैन्य अभ्यास के लिए आया था तो हमारी जिम्मेदारी, तो हम तो बचा रहे थे। लेकिन जरा सोचिए कि हमने उनके दूसरे 2 और जहाज यहां रखे हुए थे, अब उनकी सकुशल वापसी भी हम तय कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो हमारे जहाज छोड़ रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। और भारतीय विदेश मंत्री लगातार ईरान के विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं। समझिए, कम से कम 4-5 बार बात कर चुके हैं। अब जाहिर है ईरान तो चाहेगा कि भाई भारत भी इसकी निंदा करे, ब्रिक्स के नाते चाहेगा निंदा करे, और भारत को रणनीतिक तौर पर जब लगेगा तो उसके हिसाब से वो काम करेगा। विदेश नीति कोई मॉरल स्टैंड पर नहीं चलती है। मॉरल स्टैंड पर चलती तो चाइना, रशिया, ईरान, अमेरिका, इजराइल, किसका मॉरल स्टैंड है भाई? मॉरल स्टैंड पर चलती है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी देखो कर दिया उसने आलोचना। अरे मुस्लिम उम्मा का मसला है भाई, तो उसको करना ही करना है। लेकिन क्या मॉरल स्टैंड को लाकर भारत का पक्ष कमजोर करने की कोशिश देश के भीतर ही हो रही? अब 12 मार्च को नरेंद्र मोदी ने पेजेश्कियान से बात की, मसूद पेजेश्कियान जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उनसे कहा कि युद्ध समाप्त होना चाहिए, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और समुद्री व्यापार की सुरक्षा। भारत ने अभी यूनाइटेड नेशंस में, वो भी उसका को प्रपोजर था, ईरान ने जो अपने अगल बगल के देशों पर हमले किए उसकी निंदा भी की है। अब इस सब के बावजूद ईरान क्यों दे रहा है भाई तेल? सिर्फ मित्रता नहीं हो सकती। ईरान बुरी तरह से फंसा हुआ है। उसको भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश का समर्थन चाहिए। उसको चाहिए कि भारत उसके साथ खड़ा रहे, क्योंकि अगर भारत भी उसके साथ खड़ा नहीं रहेगा तो उसके साथ खड़े होने वाले देशों की संख्या नगण्य है। और यह भी जान लीजिए, ईरान के खिलाफ जो प्रस्ताव आया गल्फ कंट्रीज पर जो उसने हमला किया, न रशिया न चाइना दोनों एब्सटेन कर गए। दोनों के पास वीटो पावर है, दोनों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। लेकिन ना, अब क्योंकि दुनिया की 20% तेल सप्लाई उस जल डमरू मध्य से गुजरती है, भारत का 40 से 50% आता है, तो भारत के लिए है। हमारे यहां तेल की कीमतें बढ़ गई, LPG संकट हुआ,
इंडस्ट्रियल के लिए कमी हुई, सरकार ने बताया, लेकिन लोग जो डोमेस्टिक सिलेंडर है, कमर्शियल नहीं रेजिडेंशियल वाला, उसमें भी लोगों ने बवाल कर दिया। अब भारत को अगर चिंता होगी तो क्या 1 करोड़ भारतीय रहते हैं खाड़ी देशों में और ईरान में लगभग 9-10 हजार, दोनों जगह उसकी चिंता है और वो उस चिंता के हिसाब से काम कर रहा है। वो क्या करे? क्या गल्फ कंट्रीज के साथ अपने रिश्ते बिगाड़े? और ईरान को तो मुस्लिम देखते हैं, पता नहीं सऊदी को, यूएई को मुस्लिम क्यों नहीं देखते हैं भारत में जो एक बड़ा वर्ग है, समझिए। और हमको 135 अरब डॉलर रेमिटेंस के तौर पर आया है 24-25 में, जो खाड़ी देश हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, ईरान से नहीं आया है। तो हमारे लिए सिर्फ ऑयल नहीं है, रोजगार है, विदेशी मुद्रा है, भारतीय परिवार जो वहां रह रहे हैं उनकी सुरक्षा है, सब कुछ है। और जाहिर है भारत के सामने मुश्किलें तो है, लेकिन भारत ने उसके बीच में खुद को इस स्थिति में रखा है। और जरा सोचिए, ईरान का भी अगर तेल ही कोई नहीं खरीदेगा, अब कोई कह रहा है चाइना खरीद लेगा, अरे भाई चाइना रशिया से भी खरीदेगा, ईरान से भी खरीदेगा। ईरान से तो उसको तेल मिल ही रहा है, अभी भी उसके जहाज जाने की है। तो मुझे लगता है कि भारत ने जो शानदार बैलेंसिंग एक्ट किया है, वो दुनिया में जो कहते हैं ना कि फॉरेन डिप्लोमेसी में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। और जाहिर है ईरान अपनी बात कहेगा, भारत भी डायलॉग और पीस की बात कर रहा है, वो उसी तरह से करेगा, वो एकदम सही है। और भारत ने वहां के राष्ट्रपति से बात की तो अपनी तैयारी के साथ बात की ना। 28 तेल टैंकरों का मसला है, एलपीजी वाला, अब उनमें से एक एक करके आ रहे हैं। भारत की जो स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी है वो उसको दुनिया में सबसे अद्भुत स्थिति में खड़ा करती है। और जो लोग आज कह रहे हैं कि ईरान के हमले की निंदा क्यों, भारत ने तो यूक्रेन पर भी हमले की निंदा नहीं की थी, लेकिन हां कहा था शांति जरूरी है। उनसे भी कहा, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से और व्लादिमीर पुतिन से भी, यानी रशिया और यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपति से कहा। इजराइल के भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की तो पीस की बात की। तो हमारे लिए बहुत सी चीजें हैं और हम इसमें किसी को भी नाराज भला क्यों करेंगे। हमारी अपनी रणनीति है, हम उस रणनीति के लिहाज से चलेंगे। अब सोचिए जरा, जो जलडमरू मध्य है, उस जलडमरू मध्य से हमारे 2 भारतीय जहाज निकल आए, 22 और अभी कतार में हैं, शिवालिक और नंदा देवी। ये कल परसों में आ जाएंगे, 16-17 मार्च तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो क्रॉस कर चुके हैं, जलडमरू मध्यकार क्रॉस कर चुके हैं। और उसके बाद तो हमारी जो नेवी है वो भी उनको एस्कॉर्ट कर लेगी, उसकी पोजीशनिंग है, तो वो कोई अब दिक्कत नहीं। वहां तो नेवी लगा ही नहीं दे सकती, युद्ध के बीच में हम नहीं फंसेंगे। लेकिन 92,700 टन एलपीजी वो मुंद्रा कांडला पोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। कल वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो सुजाता शर्मा है जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और जो राजेश कुमार सिन्हा हैं जहाज रानी मंत्रालय को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के हैं, उन्होंने बड़ी स्पष्टता से ये बताया। और सरकार साफ साफ कह रही है कि इतनी मुश्किल नहीं है जितना क्रिएट कर दिया गया। अब जरा सोचिए, 56 लाख सिलेंडर औसत बुकिंग होती थी, 86 लाख पर पहुंच गया। ये जो कालाबाजारी होर्डिंग है, देश के अलग अलग हिस्सों में पकड़े जा रहे हैं, खूब कार्रवाई हो रही। और मैंने लिखा भी तक, पेट्रोलियम मंत्रालय अगर एलपीजी क्राइसिस नहीं है ये बताने के बजाय एलपीजी अवेलेबिलिटी पर ध्यान दे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने मेरी उस पोस्ट के देखने के बाद रिस्पॉन्स आया मुझे और कहे कि आप जहां जहां वो बताइए। सरकार जब ऐसे आलोचना सुनकर उस पर काम करने के लिए तैयार होती है तो बेहतर करती है। और मैं बार बार कहता हूं, फीडबैक पर यह सरकार चलती है। अब मुझे बड़ा स्पष्ट लगता है कि भाई ये जो पीएनजी और एलपीजी, इसकी अवेलेबिलिटी, पीएनजी में कहीं कोई दिक्कत आई नहीं, क्योंकि पीएनजी तो आएगी तो एकदम से बंद हो जाएगा, तो ये ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि एलपीजी में तो फिर भी आप स्टोर करके रख सकते हैं, पीएनजी में स्टोरेज का कुछ नहीं है। सरकार हालांकि कह रही है कि बाकी जो लोग हैं वो भी शिफ्ट हो जाए, जिनका एलपीजी है वो पीएनजी पर चले जाए। अच्छा, 88 लाख तक पहुंच गई है औसतन जो घरेलू सिलेंडर की बुकिंग होती है, 50-55 लाख से 88 लाख तक पहुंच गई। जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई जमकर हो रही है, जगह जगह दिख रहा है कि भाई मुश्किल है। ये जिस तरह से लोग अपने घर में छिपा छिपा कर रख रहे हैं, जो एजेंसी वाले हैं वो रख रहे हैं, घर वाले कम रख रहे हैं, लेकिन अपने घर में, जैसे समाजवादी पार्टी का नेता था ना अब्दुल रेहान, कि 55 सिलेंडर रखे हुए थे, अब ऐसे ही जो नेताजी लोग, जो ताकतवर लोग हैं, वो ज्यादा रख लिया है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और इस सब के बीच में ईरान को पता है कि भारत ही वो जगह है जहां से कोई रास्ता मिल सकता है। अब अमेरिका ने तो ईरान के खार्ग आइलैंड पर हमला कर दिया,
खार्ग आइलैंड पर जो उसका 90% एक्सपोर्ट का सेंटर है, वो कोई छोटी बात नहीं है। ईरान वॉर के 15 दिन हो चुके हैं, अभी 11% ब्रेंट फिर से बढ़ गया। मार्च महीने में सिर्फ 77 शिप वहां से निकल पाए हैं। समझिए, आमतौर पर 1200 से अधिक शिप निकलते थे, वेसल्स निकलते थे, सिर्फ 77 निकले। सब भारत के ही थोड़ी थे, पूरी दुनिया में यह संकट है, यहां तक कि चाइना में संकट है। समझिए, और ये जो खार्ग आइलैंड पे मारा है, वो सीधे सीधे चाइना को सबसे ज्यादा क्रूड जाता था। खार्ग आइलैंड क्या है? 22 वर्ग किलोमीटर का एक कोरल आउटक्रॉप है बुशेहर प्रोविंस में, और ये 25 किलोमीटर है ईरान की गल्फ कोस्ट से। 90% ईरान का एक्सपोर्ट ये हैंडल करता है। समझिए, मेन ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है, स्टोरेज टैंक्स है, टैंकर लोडिंग जेटीज हैं, प्रोडक्शन फैसिलिटी इसकी ऑयल की खुजिस्तान में है, नेचुरल गैस की साउथ पार्स गैस फील्ड में है, एक्सपोर्ट क्रूड मेनली टू चाइना 90%, उसके बाद सीरिया, यूएई और वेनेजुएला। जो ईरान का ऑयल और गैस प्रोडक्शन है 3.3 मिलियन बैरल पर डे क्रूड आउटपुट है। ये दूसरा जो लिक्विड और कंडेंसेट है ये 1.3 मिलियन बैरल पर डे। कैपेसिटी क्या है डोमेस्टिक रिफाइनरी की? ये 2.6 मिलियन बैरल पर डे। 4.5% ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई ये करता है, और 276 बिलियन क्यूबिक मीटर ये 2024 में इनका 94% जो गैस है वो डोमेस्टिकली कंज्यूम हो जाती है। अब अगर इन जगहों पर निशाना मारेंगे अमेरिकी जो वॉरशिप्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, तो उसको तो मुश्किल होने वाली है। और मुझे तो लगता है कि ट्रंप ये जो कर रहे हैं ना, ये जानबूझकर एक पोस्चरिंग है कि वो कहेंगे कि देखो दुनिया मुश्किल में है, दुनिया की तबाही है, और इसके बीच में हमले भी हो रहे हैं। 20 शिप पर हमले हो चुके हैं, 20 शिप्स पर। और जब हमले होते हैं तो उस तबाही को देखिए तो समझ में आता है कि दुनिया कहां ये युद्ध के चक्कर में फंसी रहती है, किस तरह से चीजें करती है, और उसका कितना नुकसान सबको झेलना पड़ जाता है, कितना नुकसान सबको झेलना पड़ जाता है। अब जरा सोचिए, अभी जो ये 2 जहाज आ रहे हैं 68 लाख सिलेंडर के लिए पर्याप्त होंगे, यानी कम से कम जो अभी संकट है वो थोड़ा और टला। और अभी तक तो ये स्थिति भी नहीं थी, अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जिस पर ये कहा जाता कि नहीं बड़ी खराब स्थिति हो गई है, अब तो सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। लेकिन चूंकि अफवाह फैली और अफवाह में ये सब हुआ। अच्छी बात यह है कि सरकार उसके लिहाज से रिएक्ट कर रही है। अब देखिए, जो 22 और जहाज हैं वो भी पहुंच गए हैं, वो भी धीरे धीरे होर्मुज के पास पहुंच गए। और जब हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं कल की खबर बता रहा हूं। हां, एक जगह संकट बड़ा है, वो संकट है इंडस्ट्री का। मेरी इंडस्ट्रीज से बात हुई और कई जगह इंडस्ट्रीज के लिए संकट बड़ा हो गया है, उनका काम धाम रुक गया है। और उनके लिए ये मुश्किल इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उससे जुड़ी फिर सारी चीजें हैं। अब सवाल यह है कि क्या वो वाला संकट दूर करना है? उस संकट को दूर करने के लिए ही कोशिश हो रही है। और ईरान को पता है कि भारत एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। कमाल की बात यह है कि हमारे यहां के विश्लेषक ऐसे हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान तो भूमिका निभा लेगा, भारत नहीं निभाएगा। क्या ही कहा जाए, दुनिया कह रही है कि भारत की भूमिका है, भारत छाती नहीं चौड़ी करता है इन चीजों पर। डिप्लोमेसी वो जिसको कहते हैं ना कि अरे हमने कर दिया, इसका नहीं होता है। भारत बड़े सलीके से अपनी चीजें कर रहा होता है। और जाहिर है जो हमारे जो पोर्ट हैं, अब जैसे कई बार आता है ना, लेकिन हमारे पोर्ट अब बड़े अच्छे से इन मतलब संकट के समय में कांडला पोर्ट पर 72 घंटे में 22 जहाज आने की संभावना है। अलग अलग समुद्री मार्ग से आ रहे हैं और चूंकि जोखिम से बचने के लिए रूट भी बदल रहे हैं। अब ये बंदरगाह अस्थायी रूप से ही सही लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक और सुरक्षा केंद्र बन गया है। समझिए, अब होर्मुज स्ट्रेट से आना है, कई और चीजें हैं, लेकिन उससे जो वैकल्पिक मार्गों से भी आ रहे हैं, तो ये कुल मिला के ये बहुत काम का एक होता है। अच्छा देखिए, मयूरी नारी जो थाईलैंड का जहाज था वो भी हमले का शिकार हुआ था, आपको ध्यान में होगा। हमारे जहाज फंसे हुए हैं, अब धीरे धीरे वो चीजें ठीक हो रही। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो हमारी जो अपनी तैयारी है उसका भी सीधा असर दिख रहा है।
कि हम इसीलिए दुनिया में सबसे कम प्रभावित हैं। और फिर से मैं कह रहा हूं, अब उनको समझ में आ रहा है कि भैया ये संकट सबके लिए है, और सबके लिए संकट होगा तो आप बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। खाड़ी देशों का आप हाल समझिए, वो रेगिस्तान जो तेल के पेट्रो डॉलर की चमक से एकदम बम बम था, वो दुबई, वो सब जगहों पर उनकी मुश्किल हो गई। खाड़ी देशों को जो एनर्जी से मिलने वाला था 15.1 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। 15.1 बिलियन डॉलर ये खाड़ी देशों का नुकसान है। अब आप जरा सोचिए, खाड़ी देशों का नुकसान 15.1 बिलियन डॉलर का हो गया है, और रशिया जिसको चाइना ये सब कर रहा है, उसका डेली वो 150 मिलियन डॉलर कमा रहा है। ये दोनों आंकड़े बड़े जरूरी हैं समझना। 15.1 बिलियन डॉलर। सऊदी अरब को 4.5 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, लगभग 5 बिलियन डॉलर ओवरऑल। तो ऐसा नहीं है, ये दुनिया को परेशानी हो रही है, और उस परेशानी में ईरान भी शामिल है। यूनाइटेड अरब अमीरात को भी 5 बिलियन डॉलर का हुआ है। कतर, कुवैत, बहरीन, इनके ऊपर भी असर पड़ा हुआ है। अब जाहिर है, इसमें जब इस तरह का असर होता है दूसरी भी चीजें होती हैं। यूएई के 12 नागरिक मर गए, कुवैत के 8 नागरिक मर गए, बहरीन के 2 मर गए, सऊदी अरब के 2 मर गए। कतर अभी नागरिक मौत तो नहीं हुई है, लेकिन स्थिति वहां दिख रही। इराक में खाड़ी देश नहीं है, लेकिन वहां भी बहुत हानि हो रही, 59 नागरिकों की मौत हो गई। तो ओवरऑल कहें कि बहुत मुश्किल हो रही। जो पर्यटन है वो चौपट हो गया, मतलब पूरे कई देश तो उनका पश्चिम एशिया के, उनकी ये स्थिति है। 2.5 बिलियन डॉलर यूएई, 2 बिलियन डॉलर सऊदी अरब, कतर, सब जगह ये स्थिति हो गई। अमेरिका ने 11 बिलियन डॉलर का गोला बारूद खर्च किया है 10 दिनों में, अब तो और ज्यादा हो गया होगा। ईरान में कहा जा रहा है 2000 से अधिक आम नागरिक मारे गए, लेकिन कितनी बड़ी संख्या होगी इसका ठीक अनुमान नहीं लग सकता। और मैं फिर कह रहा हूं, ईरान की तरफ से चाहे जो बयान दिया जाए, लेकिन वहां कितनी बड़ी तबाही हुई होगी, कितनी बर्बादी हुई होगी, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सोचिए, उनका 40 टॉप लीडरशिप वो एलिमिनेट हो चुकी है। 40, 2000 से अधिक का आंकड़ा आ रहा है आम नागरिकों का। तो ऐसा नहीं है, ईरान की स्थिति बहुत खराब है। और अमेरिका जिसको कहते हैं ना कि भाई ठीक है, अगर आप इसी तरह से करना चाहते हैं तो आप करिए, और जो अमेरिका का तरीका है कि धीरे धीरे वो उस जगह ले जाकर खड़ा कर देता है कि उस देश की बर्बादी होती है। अगर ईरान को अपने आप को संभालना है तो जाहिर है इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजना पड़ेगा, और उस रास्ता खोजने में उसकी मदद भारत जैसे देश कर सकते हैं। क्योंकि भारत की जो स्थिति है वो दुनिया के हर देश से जिस तरह से बात करता है, उसकी जो डिप्लोमेसी, उसका जो राजनय है वो दिखता है। और जो इंडियन डिप्लोमेसी है वो कमाल की है। तो ऐसा मत समझिए कि ईरान ने कोई कृपा करके कुछ किया है। जब वो मित्र देश कह रहा है तो उसको पता है कि उसके मित्र वैसे भी बड़े कम, और भारत ईरान के लोगों से बिल्कुल मित्रता करता है। अच्छा, कुछ जो मूर्ख किस्म के लोग वो दिखा रहे हैं कि वहाँ शिव मंदिर है और वहाँ ये वो सब, भैया वो पर्शियन सिविलाइजेशन के समय का है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है ईरान में। अभी तो ईरान में जो स्थिति है, वहाँ मुसलमान ही उस तरह से नहीं रह सकते हैं, उनके जो इस्लामिक कानून है उससे इतर, तो हिंदू क्या रह पाएगा, हिंदू कहाँ से रह पाएगा। ये कहने की बात है कि वहाँ ये है, वहाँ ये है, ये सब फालतू की बातें हैं। ये सब आपको खूब प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा जो लेफ्ट कबाल है उसके जरिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य करें।